इस साइंटिस्ट को लगता है कि हमारा ब्रह्मांड भी आईनों का हॉल है और ब्रह्मांड फाइनाइट भी है। इन्हें इसका साइज और इसकी शेप भी मालूम है। आप ये मान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड इस कमरे जितना बड़ा है। स्पेस उसके चारों ओर लिपटा है, जिससे हर दीवार सामने वाली दीवार के लिए एक पैसेजवे थी। अगर मैं चारों ओर देखूं तो मुझे अपना टूटा फूटा चेहरा नजर आएगा, जैसे एक की कई कॉपीज हो। फिर हर वर्जन वक्त में पीछे चला जाएगा, बीते हुए टाइम में। तो क्या हमारा ब्रह्मांड सचमुच आईनों का हॉल है? एस्ट्रोनॉमर्स तो कई साल से गैलेक्सीज के रिपीटिंग पैटर्न्स देख रहे हैं। उन्हें तलाश है ब्रह्मांड के छोर की, मगर वो उन्हें आज तक नहीं मिला। जॉन पियर लुमिने पेरिस ऑब्जर्वेटरी के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं। ये बचपन से ही ब्रह्मांड की शेप को लेकर फैसिनेटेड है। मुझे बचपन से ही कुदरत की बनाई शेप बहुत पसंद है। हम ये भी तो मान सकते हैं कि जिस तरह से स्पाइरल वाला घोंगा होता है, वैसे ही स्पाइरल गैलेक्सीज भी हैं, ठीक है? मेरा सवाल है कि ये शेप हमें आसमान में भी क्यों नहीं दिखती? जॉन पियर के मन में ब्रह्मांड की शेप पता लगाने का जुनून जागा एल्बर्ट आइंस्टाइन की उस बेमिसाल थियरी के बाद। उनकी रिलेटिविटी की थियरी से साफ था कि स्पेस एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक है, जिसकी शेप को डिफॉर्म किया है मैटर और एनर्जी ने। आइंस्टाइन मानते थे कि ब्रह्मांड एक फ्लैट शीट है जो इन्फिनिटी की ओर स्ट्रेच कर रहा है, मगर यह भी तो हो सकता है कि फाइनाइट हो और अपने आप में ही सिमटा हो। जॉन पियरी को लगा कि वो एक फाइनाइट और इन्फिनिट ब्रह्मांड के बीच फर्क बताने के लिए एक बड़े से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ब्रह्मांड के तौर पर ले सकते हैं। हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से ब्रह्मांड की आज से 1370 करोड़ साल पहले की तस्वीर मिलती है। एक गर्म लिक्विड जो बिग बैंग के आफ्टर शॉक से वाइब्रेट कर रहा था, वैसे ही जैसे बाथटब में पानी के बुलबुले निकलते हैं। देखा जाए तो ब्रह्मांड भी कई लिहाज से एक पियानो या ड्रम की तरह वाइब्रेट करता है। मिसाल के तौर पर ये बिग बैंग जैसा है। ये कई तरह की हार्मोनिक्स का एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है, ठीक है? इसमें हमारे पास हैं कुछ फंडामेंटल हार्मोनिक्स जिनसे पिच मिलता है, और उसके बाद हैं कुछ और हार्मोनिक्स। जाहिर है हम जो आवाज सुनते हैं वो इन सबका मिक्सचर होती है, इन सारे हार्मोनीज का। मगर हम कितने हार्मोनिक्स सुन पाते हैं, ये पियानो के साइज पर डिपेंड करता है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साइज फाइनाइट होता है, और इसके स्ट्रिंग भी उस स्ट्रिंग के साइज की वेवलेंथ के हिसाब से ही वाइब्रेट करते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारा ब्रह्मांड भी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ पर वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो उसका साफ मतलब है कि उसका साइज भी फाइनाइट है। जब जॉन पियर ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रिपल्स को एनालाइज किया, तब उन्हें पता लगा कि लंबी वेवलेंथ वाली रिपल्स वाकई गायब हैं। इस बात ने हमें भी चौंकाया था, क्योंकि कई वेवलेंथ्स, फ्लक्चुएशन और लो टोन्स गायब थे। वो लो नोट्स जो कुछ इस तरह के हैं, ओके, वो कॉस्मिक म्यूजिक से गायब थे। जॉन पियर को म्यूजिक से जुनून की हद तक लगाव है, और इससे ही उन्हें पता लगा कि ब्रह्मांड शायद फाइनाइट है। मगर उसकी शेप कैसी हो सकती है? जॉन पियर ने कई महीने तक उस फाइनाइट ब्रह्मांड की अलग अलग शेपों का बड़ी बारीकी से अंदाजा लगाया। उस शेप का जिसमें बिल्कुल उस तरह के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वाइब्रेशंस हो रही हों, और अंत में उन्हें एक परफेक्ट फिट मिल भी गया। यह है 12 साइडेड डोडेकाहेड्रन, एक फुटबॉल। मेरे हाथ में अभी दो अलग अलग तरह के डोडेकाहेड्रन हैं। पहला तो एक आम डोडेकाहेड्रन है जिसमें 12 पेंटागोनल फेसेस को एक सिमेट्रिकल मैनर में जोड़ दिया गया है। हम इस फिगर को तो जमाने से पहचानते हैं, आप भी देख सकते हैं कि ये पेंटागन बिल्कुल फ्लैट है, ओके। मगर यहाँ इस स्फीयर पर
अलग किस्म की टाइलिंग है। ये देखिए, ये पेंटागन मुड़े हुए हैं। ओके, इसे हम स्फेरिकल डोडेकाहेड्रन कहते हैं। अगर जॉम्पियर का अंदाजा सही है तो ब्रह्मांड की शेप 6 साइड वाले एस्ट्रॉइड्स गेम क्यूब से तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की 12 साइड्स हैं और उसका हर फेस सामने वाले पेंटागन से मिलता है। मगर यहां भी एक ट्विस्ट है। ये देखिए, ये छोर भी इसके सामने वाले छोर जैसा ही है। अगर कोई यहां तक आता है तो वो दूसरी तरफ से अपने स्पेस में जा सकता है, मगर उसे साथ में 36 डिग्री पर घूमना पड़ेगा। अगर ब्रह्मांड भी पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा डोडेकाहेड्रन है तो लाइट उसमें बड़ी तेजी से जाएगी और हमें आसमान में अलग अलग जगह पर पृथ्वी की दर्जनों ट्विस्टेड कॉपीज नजर भी आएंगी। लेकिन अगर जॉम्पियर के डोडेकाहेड्रन के छोर एक दूसरे से कई हजार करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हुए तो उनसे निकलने वाले फेंट रिफ्लेक्शंस बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉमर की नजरों से बच निकले होंगे। और अगर वो पृथ्वी से 1370 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी से ज्यादा हुई तो हमारी नजरें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के उबलते सूप के पार देख भी नहीं सकती। जैसे ही जॉम्पियर ने अपने नतीजों का ऐलान किया, नील कॉनिश उनके उस विशाल फुटबॉल के निशान ढूंढने लगे। ये नासा के स्पेसक्राफ्ट WMAP से जुड़े एक बड़े अहम साइंटिस्ट हैं जो पिछले 5 साल से बड़ी बारीकी से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की तस्वीरें ले रहा है। हमने WMAP सैटेलाइट से मिले माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा को तो देख लिया, मगर हमें वहां मैचिंग सर्कल्स का वो पैटर्न नहीं मिला। मगर जॉम्पियर लुमिने अपने फुटबॉल वाले ब्रह्मांड की बात से पीछे हटने को राजी नहीं है। उनकी इस बात से एक जंग शुरू हो गई है और वो दुनिया भर में फैल गई। लोग कड़ी मेहनत से काम करने लगे। दांव पर उस दुनिया का सच लगा था जिसमें हम रहते हैं। हम कहां से आए हैं और क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? आइंस्टाइन ने कहा था कि सिर्फ 2 चीजें इन्फिनिट हैं, ब्रह्मांड और इंसान की बेवकूफियां। मगर उन्होंने यह भी कहा था कि वो ब्रह्मांड के बारे में दावे से ऐसा नहीं कह सकते। अब हमें ऐसे सुराग मिलने लगे हैं जिनसे लगता है कि शायद हमारा ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वो था ही नहीं। यह एक डरा देने वाली सोच है। मगर इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि उस हद के पार आखिर क्या है, हमें जरूरत है सबूतों की। ग्लेन स्टाकमैन क्लीवलैंड की केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक कनाडियन फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने उस सबूत की तलाश में डेटा एनालिसिस को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आप इन्हें इंफॉर्मेशन जंकी कह सकते हैं। कैनेडियंस के बारे में अक्सर मजाक में कहा जाता है कि अगर एयरपोर्ट पर बोर्ड लगा दिया जाए कि दाईं ओर फ्री सेक्स का मौका है और बाईं ओर सेक्स के बारे में फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सारे पहले बाईं ओर ही जाएंगे। मगर शायद मैं वैसा नहीं हूँ। ग्लेन पिछले साल से WMAP प्रोब से मिले कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा की छानबीन कर रहे हैं। वो नील कॉनिश के साथ जॉम्पियर लुमिने के इस प्रिडिक्शन की जांच कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का आकार 12 साइडेड फुटबॉल जैसा है। मुझे अगर डोडेकाहेड्रन के सर्कल्स के वो पैटर्न मिल जाएं जिनके बारे में कहा गया है कि वो डोडेकाहेड्रन के छोटा होने पर बनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। मगर इनका अंदाजा है कि हमारे फुटबॉल वाले ब्रह्मांड के किनारे माइक्रोवेव बैकग्राउंड के मुकाबले ज्यादा करीब है, क्योंकि वो हमारे व्यू को रोकती है। ग्लेन को लग रहा है कि उन्हें ब्रह्मांड के छोर का पता लगाने का एक तरीका मिल गया है, भले ही वो हमारी देखने की सीमा के पार ही क्यों न हो। हमें इस बात को समझना होगा कि हम स्फीयर पर हॉट और कोल्ड स्पॉट्स के जो पैटर्न्स देख रहे हैं वो असल में क्या हैं। क्या ये वो साउंड वेव्स हैं जो उस वक्त से ब्रह्मांड में घूम रही हैं जब ये काफी छोटा था? तो हम इसे ड्रम के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेच करने जैसा मान सकते हैं। इसका मतलब है कि जब ये स्ट्रेच कर रहा था उस वक्त ये ड्रम को थोड़ा वाइब्रेट भी कर रहा था। अलग अलग आकार के ड्रमों की तरह अलग अलग आकार के ब्रह्मांड भी शुरुआती ब्रह्मांड पर अलग अलग तरह के पैटर्न बना रहे थे। अब हम एक काम करते हैं कि अलग अलग तरह के शेप और साइज के ड्रम्स लेकर देखते हैं। हमारे पास ये एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर है। टॉम ने इसे सेट कर रखा है और जब भी हम कोई आवाज करेंगे तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके निशान नजर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कोल्ड ड्रम से।